नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। सभी जिलों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं और इस बीच राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद भी बन गई, राज्यसभा सांसद बन गई। सीएम सैनी के ताबड़तोड़ रैलियों में शामिल हो रहे हैं सीएम सैनी भी और लोगों तक सरकार के 10 साल का काम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। विश्वकर्मा चौक, नारायणगढ़ और पुंडरी मैदान और समालखा में सीएम की रैली होने वाली है। अब नॉनस्टॉप रैलियों के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से वोटों की अपील करते हुए सीएम सैनी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में पार्टियों के लिए चुनौतियां ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ बसपा इनेलो का गठबंधन हुआ और अब जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांचीराम के बीच जो है गठबंधन का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के लिए 70-20 का फॉर्मूला भी इन लोगों ने तय कर लिया है, यानी जेजेपी 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी। कहा जा रहा है कि यह गठबंधन जाट और दलित समीकरण को साधने की कोशिश में लगा है। अब देखना यह होगा कि कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूती से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, या फिर कौन सी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, जनता कौन सी पार्टी को हरियाणा की जनता मौका देती है। तो हरियाणा में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियों का जो चुनावी दौरे हैं, धुआंधार रैलियां हैं, वो लगातार हो रही हैं और ऐसे में अब सभी पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। अपने जो प्रत्याशी हैं यानी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी सभी पार्टियों का लगातार चल रहा है। इस बीच बीजेपी भी अपनी जन आशीर्वाद रैली के जरिए जो है लोगों में पहुंच करके अपने 10 साल के कामकाज को उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों के जरिए जो है लोगों तक सरकार का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। 3 से 4 रैलियों में शामिल होंगे सीएम और सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बाद तक भी उनकी रैलियों का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगातार हर पार्टी के नेता, राजनेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टियों के एजेंडे बता रहे हैं और किस तरीके से आने वाले समय में वो लोगों के लिए काम करेंगे, क्या कुछ पार्टियों के एजेंडे रहने वाले हैं, वो सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए जो है लोगों के बीच पहुंच रही है और सरकार के क्या काम, सरकार किन कामों में विफल रही, उसको बताने का प्रयास कर रही है। लोगों के बहाने सरकार पर सवाल दागने का काम भी कर रही है। और बात करें अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तो इस बार क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी बढ़ चढ़कर चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कुछ दिनों पहले गठबंधन हुआ इनेलो का बसपा के साथ और अब एक और गठबंधन क्षेत्र में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। तो ऐसे में अब ये गठबंधन क्या जाट और दलित वोटों को साध पाएगा, क्योंकि दोनों ही गठबंधन एक ही तर्ज पर बने हैं, जिसमें से आजाद समाज पार्टी का दलित वोट बैंक पर निशाना साधने का प्रयास है, यानी उस वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश है। तो उधर बात अगर जेजेपी की करें तो वो जाट वोट पर अधिक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और यही सेम फॉर्मूला जो है वो इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भी बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूती से अपनी बातों को लोगों के बीच रख सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो तैयारियों का दौर है, सियासी गलियारों में हलचल है, वो देखने लायक है, क्योंकि लगातार जो है जुबानी हमले भी हो रहे हैं। एक दूसरे की पार्टियों की जो कमियां हैं वो ज्यादा मुखर तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयास हर एक पार्टी का नेता कर रहा है, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। उधर किसान संगठनों ने भी इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया। खबरें ये भी आ रही हैं कि कई सारे खिलाड़ी भी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतर आते हैं। तो इसलिए कहा यह जा सकता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो भी 90 के 90 हलकों में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लगातार रैलियां कर रही हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां सभी पार्टी के लिए इस बार रहने वाली हैं, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा होंगे और अभी तक बताया जा रहा है कि 90 हलकों के लिए 2700 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन की बात कर चुके हैं, यानी दावेदारी ठोक चुके हैं। अब 2700 उम्मीदवार अगर 90 सीटों पर होंगे तो जाहिर सी बात है वोट बैंक बटेगा, और वोट बैंक बटेगा तो किस पार्टी के लिए मुश्किल होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वोट बैंक
अपनी पार्टी के लिए ना बांट पाए, उनका वोट बैंक ना बटे, इसके लिए पार्टियां हर रोज पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, बैठकें कर रही हैं, हल्केवार रिपोर्ट ले रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि किस तरीके का माहौल चल रहा है पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में। तो ये सारी तैयारियां जो है चुनाव के पहले जो चलती हैं वो सभी हो रही हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं हरियाणा में, एक ही फेज में चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले इस बीच का जो 1 महीने का समय है, ये 1 महीने का समय किसी अग्नि परीक्षा से कम किसी भी पार्टी के लिए नहीं रहने वाला है। लगातार पार्टियां जो हैं अलग अलग एजेंडे बना रही हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे रोजगार के साथ ही कानून व्यवस्था हो, महिलाएं हैं हो, युवा हो, बेरोजगार हो, बच्चे हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी मुद्दों को भुनाने का अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने अलग 5 गारंटियां लेकर आती हैं, वहीं कांग्रेस जो है सरकार के कामों में कमी निकाल के उन एजेंडों को लोगों के सामने रखने का प्रयास करती है और उन गैप्स को फिल करने की बात करती है। तो लगातार जो है पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, बैठकें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, सीएम के भी आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। अब ऐसे में बीते दिन किरण चौधरी को निर्विरोध चुना गया, राज्यसभा के लिए सांसद के तौर पर वो चुनी गई और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निशाना साधते हुए भी नजर आए कांग्रेस पर, क्योंकि बीते कुछ समय पहले ही अल्पमत के मुद्दे को लेकर के विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था और बार बार राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार गिराने की मांग कर रहा था। और उस समय में ये भी विपक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे पास पूरा संख्या बल है। और पार्टियों की तैयारियां क्या है, किस तरीके से पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या एजेंडे है, इन्हीं पर चर्चा आज करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का एक पैनल, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामराज्य शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराज्य शर्मा जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी शर्मा जी, देखिए कम ही समय है चुनाव में और ऐसे में तैयारियां हम देख रहे हैं सभी पार्टियां कर रही हैं, तो बीजेपी की भी लगातार रैलियां हो रही हैं, सीएम के आज भी कई सारे कार्यक्रम हैं। तो क्या आपको लग रहा है, चाहे जन आशीर्वाद रैली हो, चाहे बीजेपी की कोई भी रैली हो, इन रैलियों के जरिए आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या एक बार फिर से जनता मौका देगी? क्या इस तरीके का कोई रुख आपको समझ में आ रहा है? देखो ज्योति जी, जनता भगवान का रूप होती है और जनता ही डिसाइड करती है कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। और हम जनता को देवतुल्य मानते हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, वह जनता के समस्याओं का निवारण करते हैं और उनका व्यक्तित्व जनता को भा रहा है। और जिस तरह से छत्ती बरादरी उनको आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी केंद्र की भांति और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने पहले भी 1-2 बार ये बात बताई है, भाई कोई समाज आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कोई पिछड़ जाए और उसको बराबर में ले आके हाथ पकड़ के खड़ा करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जातिवादी नहीं है और हमने छत्तीस बरादरी को बराबर मानते हैं हम। और जिस तरह से पार्टी ने महसूस किया ओबीसी समाज पिछड़ रहा है, तो ओबीसी समाज से लगभग 58 साल के बाद में हमने सीएम चेहरा नायब सैनी जी को सीएम बनाया और अगले मुख्यमंत्री जी भी हमारे चाणक्य ने, हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, अगला मुख्यमंत्री जी भी नायब सैनी जी को डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि फर्स्ट सीएम हरियाणा के पंडित भगवत लाल शर्मा थे, जब 66 में हरियाणा अलग बना पंजाब से। उसके बाद में राव वीरेंद्र जी थे, उनके बाद में लगभग 58 साल के बाद में ओबीसी समाज को सीएम बनने का मौका मिला है, ओबीसी समाज का सीएम बना है। और कांग्रेस तो एससी-बीसी समाज की विरोधी है, क्योंकि अगर विरोधी नहीं होती तो ये 58 साल बीत गए, ये क्यों नहीं इन्होंने एससी-बीसी समाज से सीएम बनाया?
अगर आज भी ये डिक्लेयर नहीं करते तो ये साफ साफ जाहिर हो जाएगा, ये साफ संकेत जाएगा प्रदेश की जनता की तरफ से, तो ये एससी-बीसी समाज के दूर विरोधी हैं। और विरोधी तो है जिस तरह से इन्होंने इनके मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये बात की बात है, और वो अभी डिक्लेयर करेंगे भी नहीं, क्योंकि खैर इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है, देखिए मेन सवाल मैंने आपसे पूछा, दूसरा मेरा मेन सवाल है, इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। गठबंधन लगातार क्षेत्रीय दलों के प्रदेश में बन रहे हैं, एक और गठबंधन बना जेजेपी के साथ, अब आजाद समाज पार्टी आ गई है, तो क्या ये कुछ अब चैलेंज लग रहा है आपको? क्या आपकी मुश्किल? देखो, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारे लिए तो तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। केंद्र में भी हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से काट की आंधी कांग्रेस की एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोल के ये 2-4 सीटें 5 सीटें हथिया ली और जनता जाग चुकी है, इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में। जनता आने वाले चुनाव में देगी। शर्मा जी रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि और भी मेहमान है। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? हाँ जी। नीरज जी देखिए, सवाल ये है, तैयारियां आप लगातार कर रहे हैं, अपनी रैली को, अपनी पदयात्रा को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या लोगों को आपकी बात समझ आ रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि गठबंधन अब एक और बन गया क्षेत्रीय दलों का, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी सामने आ गए। अब कहा जा रहा है कि जो जेजेपी है वो जाट वोट बैंक में पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, और आजाद समाज पार्टी जो है वो दलित वोट को साधने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती है, वोट बैंक बढ़ सकता है? देखिए कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस की सीधी साधी लड़ाई बीजेपी से है। इस जजपा और आजाद पार्टी से गठबंधन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पार्टी को कोई आधार ही नहीं है। यूपी में आधार है तो यहाँ तो आधार होने का मतलब नहीं। और जजपा वाले खुद अपना आधार खो चुके हैं। आज इनके 3 एमएलए बचे हैं, सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। नाम इन बातों पर ध्यान दे रहे। हमारी पूरी तैयारी, हम जनता के बीच ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। चाहे हमारी संदेश यात्रा हो, चाहे हरियाणा मांगे साहब, वो यात्रा आप देख रहे कैसे चल रही है। क्योंकि हम अपनी बैलेंस शीट ना, हम किसी के दल को कुछ नहीं कह रहे क्या किया क्या नहीं। उनके काम और अपने काम, अपनी बैलेंस शीट लेके जनता में जा रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी हमने 10 साल में क्या काम किया है और इन्होंने 10 साल क्या काम किया है। और जो बार बार ये नारा दे रहे 58 साल भैया मेरे, अब लास्ट के 2.5 महीने में याद आइए इतने। अगर आप अपना बैलेंस शीट कहाँ जा रहे हैं आप तो बीजेपी का बैलेंस शीट लेके जा रहे हैं। देखिए अपना बैलेंस शीट प्लस उसका बैलेंस शीट मैंने बोला है। और तो उससे जो कार्य की तुलना कराएंगे जनता से कि हमने 10 साल में ये कार्य किए, 10 साल में इन्होंने ये कार्य किए, उसमें झूठ का झूठ, सच का सच साबित हो जाएगा। हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी है, बेवकूफ नहीं बना सकते। दूसरा 58 साल का हर डिबेट में नारा लगाते हैं। अरे भाई इतने तुम शुभ चिंतक थे, रात के 2.5 महीने में याद आई। पहले बना देते 2014 में बना देते, 2019 में बना देते, तब तक मुझे बात समझ आती, जनता को समझ आती कि वाकई में आप ओबीसी समाज के शुभ चिंतक हो। लास्ट के 2.5 महीने में जब देख लिया खट्टर साहब कुछ नहीं कर पाए, उनको हटाने के लिए ये काम सारा किया गया। देखिए दूसरी बात बना तो दिया आपने, गाँव साहब में नहीं बनाया भाई। अरे बीच में बोल भाई, बीच में बोलो। पहले आपने तो गाँव साल में नहीं बनाया, हमने बना तो दिया। उसके बाद आप ही अपनी बारे में बोलना, फिर आदत शुरू हो गई बोलने की आदत सुधार ले, फिर अपने बारे में बोलना। जो भी बोला अपने बारे में बोलना, चाहे मैं झूठ बोल रहा चाहे सच बोल रहा, अपने बारे में बोलना, वो जनता डिसाइड करेगी। देखिए जनता सब जानती, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हर वर्ग को इन्होंने लाठी से पीटा है, और हर वर्ग को, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिन पर लाठी ना चलाई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो। और यही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार शराब घोटाला पर कोई संज्ञान नहीं, नगर निगम घोटाला, संसार का ऐसा घोटाला जिसमें बिना पेमेंट के, बिना काम के 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई, उस पर कोई संज्ञान नहीं। सहकारिता घोटाला, किसी पे कोई संज्ञान नहीं, किसी पोर्टफोलियो से मिनिस्टर से वो नहीं ले गया। किसानों 750 किसान मार दिए, और ऊपर से इनकी कंगना रिकॉर्ड, सुबार कोड क्या कहती है वो सबको पता है कि अत्याचारी बलात्कारी हैं ये सब। उनसे इन्होंने पल्ला कर लिया। बजाय कार्रवाई करने के बाद पल्ला कर लिया। इन्होंने कई बार आतंकवादियों को छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने एमपी को खुला छोड़ रखा है, तो इनको ये बात नहीं जवाब लूंगी, ठीक है आपने कंगना वाली बात का जवाब दिया, मैं लूंगी जवाब, एक बार सुन लीजिए उसके बाद आप के पास। देखिए इनका जाना तय है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे ओबीसी बना ले, कितने मुख्यमंत्री चेंज कर ले, सारी ताकत लगा ले, इनका जाना तय है। ये हरियाणा से जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनेगी। इनका झूठ प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है। 15 लाख आएंगे साथी में, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं, फटाफट
कोई संज्ञान नहीं। और ये 24 फसलों की एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो भी एक घोषणा है। उसमें हरियाणा में होती नहीं है। खरीद रहे हैं। अरे अपनी भाई दिमाग के अंदर क्या नहीं, दिमाग के प्रोग्राम का अपनी बारे बोलना ना, इनको चुप कराइए, इनका दिमाग ही चल जाता है, इनको समझाने के बाद ही समझ नहीं आती। अपनी बारे बोलना, कुछ ही बोलना, अपनी बारे बोलिए भाई, कितनी बोलूं मैं, बीच में नहीं बोलूंगा। इस तरीके की व्यक्तिगत नहीं, अपनी पार्टी का पालन किया करो। देखिए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। नीरज जी रोक रही हूँ आपको, लौटूंगी दोबारा आपके पास, समय की कमी है हमारे पास। चलिए शर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपके एमएलए की बातें ऐसी हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस पर आपको जवाब दे रहे थे कंगना रनौत वाले मामले में। उन्होंने बोला एमपी, देखो जहां तक कंगना की बात है, हमारी पार्टी ने पहले ही बोल दिया है और बाकायदा हमने स्पष्टीकरण भी उनसे मांग लिया है। हमने कह दिया है, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये पार्टी की ऑथराइज स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत है। और आगे के लिए उससे हमने स्पष्टीकरण मांग लिया कि वो ऐसा नहीं कहेगी। और रही बात ये कंगना के बारे में बोलते हैं, ये राशिद अली के बारे में भी तो बोले, जिसने वो जम्मू कश्मीर में इनकी पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, वहां का प्रभारी है, उसने कहा है जितने आतंकवादी इनकाउंटर में मारे गए प्रत्येक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देंगे, और जितने आतंकवादी जेलों में सबको छोड़ा जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात कही है, बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को ये फांसी देंगे, फांसी। क्या इसके बारे में ये क्यों नहीं बोल रहे? इनकी पार्टी का वो पदाधिकारी है, वहां का प्रभारी है, राहुल गांधी का सखा है, और फिर लड़कियों लड़ सकती हूँ 12 साल की बिटिया से गैंग रेप हुआ, क्यों नहीं बोलती वो? क्यों नहीं राहुल बाबा बोलते? क्यों नहीं गए वहां पे अयोध्या में? और दूसरा जो इतना घिनौनी हरकत हुई है वहां पे ममता सरकार में कलकत्ता में और हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ में, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला इनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने। और ना वहां पे वो लड़कियों लड़ सकती हो कहां गई? क्यों नहीं गई? वो महिला है, उसने जाना चाहिए वहां पे दोनों जगह, क्यों नहीं बोलते हैं उसके बारे में? इसका मतलब ये ममता से बीजेपी की तरफ से कोई गलती होती तो ये उजागर करते हैं, अगर अपनी पार्टी से होती है तो नहीं करते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, शर्मा जी जवाब ले लेती। नीरज जी, वो कह रहे हैं कि हमारे एमएलए एमपी के बयान आपने सुने, उनका वो व्यक्तिगत बयान है, हम पहले ही बोल चुके हैं और आगे ऐसा नहीं बोलेंगे, ये भी हम सुनिश्चित कर चुके हैं। लेकिन आप अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं देखते, जिनकी जुबान अक्सर फिसलती रहती है? नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फर्क है, कंगना रनौत एमपी बैठी है, वो पार्लियामेंट की सदस्य है, अगर वो कोई बयान देता है उसको सोचा जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है। कंगना रनौत कोई मामूली नेता नहीं है, और मोदी जी की प्रिय नेता है। सबसे पहले वो एक बार नहीं 2 बार कर रही। चलो हमारे किसी कार्यकर्ता ने कही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी खेद प्रकट करेगी, अगर ऐसा हुआ मुझे संज्ञान में नहीं। मोदी जी की प्रिय नेता कहने का क्या मतलब है भाई? जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सभी प्रधानमंत्री के प्रिय होंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी। देखिए, मैं उसका एक कारण बताता हूँ ना जी, कारण बताता हूँ कि वो बार बार गलती करती है। उसने ये स्टेटमेंट पहले दी थी और पहले भी कार्रवाई नहीं करी। अगर एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, इसका मतलब साफ बात है कि प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 एमपी को खुला छोड़ रखा। आप कुछ ही बोलो, अनगरल हम बाद में लेटर जारी कर देंगे कि भाई इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज जब कंगना रनौत के जब थप्पड़ पड़ा था, देखिए कंगना रनौत के जब थप्पड़ पड़ा था, तो मैंने लड़ सकती वाला जवाब ले लूंगी, एक बार सुन लीजिए उनका जवाब भी। मैं चुप कराइए, मतलब ये तो मैं आगे से डिबेट नहीं करूँ। मैंने आपको उसको हमारे ऊपर से भी उठा है, इस व्यक्ति के साथ अब कोई डिबेट नहीं करेगा। अगर ये ऐसे बोलेगा तो मैं इसके साथ डिबेट नहीं करूंगा आगे से कभी भी, क्योंकि हमने इसको लिख के दिया, जो हमारे मीडिया इंचार्ज है उन्होंने भी लिख के दिया है। ऐसे बदतमीज समय आपको दिया जाता है आपकी पार्टियों की तरफ से कि आप अपनी बात रखें, तो इसका प्लीज ये बीच में बोलते हैं तो एक बार बोल करके आप अपना समय बर्बाद करते हैं। ये सब चैनलों पे फेमस हो चुके हैं, इनसे कोई डिबेट नहीं करना चाहता। बदतमीजी का मुंह नहीं लगेंगे, बदतमीजी करना इनका काम है, हम नहीं मुंह लगेंगे इनके। दूसरी बात ये मैं कह दूं, आपने हमें ये बात कही, फिर भी मैं अगर कोई पार्टी की तरफ से ऐसा बयान है, पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसे, वो निश्चय खेद है, कांग्रेस को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे कहने में गुरेज नहीं। देखिए, जब उसके कंगना रनौत के थप्पड़ पड़ा था, हमने भी खेद दिखाया था, क्योंकि अहिंसा में पुजारी हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं, अगर वो ऐसे ऐसे बयान बढ़ेगी तो उसके थप्पड़ लगना जायज है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक बार गलती हो जाए, 2 बार किसानों को नहीं, पर ये तो फिर आप एक महिला का अपमान भी कर रहे हैं ना नीरज जी। नहीं, मैं अपमान इसलिए कर रहा हूँ, नहीं मैडम, जो मैडम मैं सुनिए, मैं अपमान इसलिए कर रहा हूँ,
जो उसने किसानों पे बलात्कार अत्याचार का इल्जाम लगाया है, एक गलती हो गई, दो गलती हो गई। जब उसके थप्पड़ पड़ा था, हमारी पार्टी ने खेत बताया कि ऐसे किसी महिला को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन देखिए उसके नीचे से क्या निकला, उन्होंने दोबारा किया, उन्होंने दोबारा ऐसे किया, उन्होंने दोबारा ऐसे किया। अगर ऐसे वो बार बार करेंगी, ऐसे वो बार बार करेंगी, कभी बोलती है 100 रुपए दिहाड़ी के लिए बैठी है, कभी बोलती है 300 रुपए दिहाड़ी के लिए किसान बैठे हैं, तो अन्नदाताओं को उन्होंने फालतू समझ रखा है क्या? तो देखिए, और रही बीजेपी की बात, हम अपना सब जनता में लेके जा रहे हैं, जनता ही तय करेगी। क्यों नहीं गए? अरे बोलते रहे भाई, बोलते रहे, आपके बोलने से कोई फर्क पड़ता, बोलते रहे, कोई बोलने तो तेरी बात तो नहीं बोलता। साहब जानते हैं आप कैसे से बोलते, आपकी बात पे कोई नहीं करेगा। दूसरा, हम अपना जनता में जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनेगी, शक्ति बढ़ा देंगे, समर्थन कांग्रेस को बढ़ाते हैं। ये समझ क्योंकि आप अलग दावा करते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी तरफ है छत्तीस बिरादरी, उधर अभी जो नया गठबंधन बना है जेजेपी और उसका आजाद समाज पार्टी का, वो कहते हैं हमारी तरफ है छत्तीस बिरादरी। अब छत्तीस बिरादरी ही तय करेगी वो किसकी तरफ है, क्योंकि सब तो अपना अपना दावा कर ही रहे हैं। शर्मा जी की आवाज बढ़ा दीजिए जरा, क्या कह रहे हैं शर्मा जी? मैं इनको ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये बार बार वो बात तो कह रहे हैं। अरे हमारी एक बिटिया 12 साल की बिटिया से गैंगरेप हुआ अयोध्या में, और रेपिस्ट कौन था, अपराधी कौन था? समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और शर्म आनी चाहिए इनको। लड़कियों लड़ सकती हो, राहुल बाबा भी वहां क्यों नहीं आंसू पूछने गए उस परिवार के? कलकत्ता में हमारी बिटिया के साथ में इतनी घिनौनी हरकत हुई, डॉक्टर बिटिया के साथ में एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं उस परिवार के आंसू पूछने गए भाई? क्यों नहीं परिवार की आवाज उठाई? शर्मा जी, और इनकी पार्टी का ये आपका मेन सवाल है ना कि क्यों नहीं गए। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। नीरज जी इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं गए आप लोग वहां पर? वैसे आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इनका जवाब एक बार दे दीजिए। देखिए, तो हमारे लोकल नेता ने खेत जिताया। ऐसे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हरियाणा में खेल मंत्री का इस्तीफा मांगा तो इनके जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब वो वकील बन के क्यों हो गए? उन पे भी यौनाचार का आरोप था, दुराचार का आरोप था, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये बताएंगे मुझे? नहीं, ये बताएंगे मुझे इस्तीफा क्यों दिया उनका? देते हैं कि उसने भी तो ऐसा किया, तो आप भी ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, वो चीज गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन इससे पहले घटना हरियाणा में हो चुकी है, तो आज ये इनकी पैरवी कर रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बोलते, जो उनके सरकारी वकील की तरह खड़े हो गए थे कि मैं इनकी इस्तीफा निकलूंगा? कब ये भावना कहेंगे, कब ये प्रवक्ता कहेंगे? मैं से ये पूछा चाहूंगा, देश बात का जवाब। वो तो 3 साल पुरानी बात है, सरकार में बने रहे, उसका इस्तीफा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? बताओ, चलो आप ही बताओ, इनसे पूछो। चलिए, वो 3 साल पुरानी बात हो गई। अभी जिस सवाल का वो जवाब पूछ रहे, एक बार बता दो दीजिए कि क्यों नहीं गए वहां पर, उसके बाद मैं उनसे भी पूछ लूंगी। देखिए, हमारे लोकल नेता सब गए, सब बेकार का भ्रम फैलाते हैं। लोकल नेता ने खेत भी जता है, क्या हमें इससे कोई मतलब? हमारी पार्टी में गठबंधन का कोई भी साथी हो, कोई भी ऐसे घृणित कार्य करेगा, कांग्रेस उसके साथ नहीं है, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। चलिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। शर्मा जी, उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो खास खबर देख रहे थे आप, खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।